उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास भूगोल का, ज्योग्राफी का आपका जो प्राकृतिक संसाधन चैप्टर है, उसको समाप्त करने वाला क्लास है। यानी कि आज के इस क्लास में आपका प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत बच गया है, वो सभी क्वेश्चन आज आपका समाप्त हो जाएगा। चैप्टर भी ये समाप्त हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन वाला। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। उम्मीद तो कम था कि आज आप लोगों का क्लास चलेगा, क्योंकि पटना का स्थिति बदहाल है और कल से ही बिजली का समस्या, इंटरनेट का समस्या, अनेक प्रकार के समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें लगता है कि पिछले 24 घंटे में मुश्किल से 24 मिनट भी बिजली नहीं आई होगी। ठीक है ना? तो बड़ा दिक्कत चल रहा है और उन सब दिक्कतों के बीच में ये क्लास करवाना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसे भी हो हमने प्रयास किया है कि आपका ये क्लास पूरा हो। अगर क्लास पूरा ना हो सका, बीच में ही बंद हो गया, तो उसमें हमारी कोई गलती ना होगी। ठीक है ना? ये सरकार की गलती है। ठीक है ना? इसलिए सरकार को दोष देना भाई, हमें दोष मत देना। चलिए, आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए। ठीक है ना? पिछले क्लास में हम आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? पिछली क्लास में हम आप लोगों को मृदा अपरदन के बारे में पढ़ाए थे कि मिट्टी का कटाव कैसे होता है, यही बताए थे ना? पिछली क्लास में हम आप लोगों को मिट्टी के कटाव के बारे में बताए थे, मिट्टी के कटाव के क्या कारण होते हैं ये बताए थे, मिट्टी के कटाव को कैसे बचाया जाए, यानी कि मृदा अपरदन को कैसे बचाया जाए ये बताए थे। इसके अलावा आपको फसल चक्रण के बारे में बताए थे, समुच्च कृषि के बारे में बताए थे, स्ट्रिप फार्मिंग जिसको पट्टिका कृषि बोलते हैं उसके बारे में बताए थे। तो ये सब चीज ना आपको हम कल बता दिए थे। ठीक है? ये सब चीज आपका पूरा कंप्लीट है। अब आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक टॉपिक बचा हुआ है जल क्रांतता, उसको देख लीजिएगा। और फिर एक टॉपिक बचा हुआ है खादर और बांगर, तो खादर और बांगर उसको आज बताएंगे, फिर आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर जल्दी से आज समाप्त हो जाए, क्योंकि आज ज्यादा लंबा क्लास अगर चला तो हो सकता है कि बंद हो जाए सिस्टम। ठीक है ना? तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी ही आप लोगों का ये क्लास हम कंफर्म कर दें। तो चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए। आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, सब लोग तैयार हो जाइए ताकि आज की क्लास हम आपको पूरा करवा सके। देखो बाबू, आज के क्लास में ना हम आप लोगों को सबसे पहले कुछ क्वेश्चन बताते हैं, जो कि हम पिछली क्लास में जो चीज हम पढ़ाए थे वहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला। इस क्वेश्चन को ना आप लोग जरा गौर से देखिए। कह रहा है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। मतलब ये नदी डेल्टा कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि नदी का विकास हुआ जिसके कारण सिंचाई में थोड़ा बढ़ोतरी आया। जहां पर फसल नहीं बढ़िया होता था, ठीक है ना, वहां पे भी अब फसल होने लगा, सिंचाई होने लगा। तो कहां कहां पर नदी डेल्टा का विकास हुआ है, इन सब चीजों के बारे में परीक्षा में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि भारत नदियों का देश है और फलतः विभिन्न भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यानी कि अधिकांश जगह पे नदी डेल्टा का विकास हुआ है। नदी डेल्टा कहने का मतलब कि नदी वाला जो धारा होता है, नदी का जो विकास होता है, ये आप समझिएगा। ठीक है? उसमें मुख्य रूप से उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है जहां पर कि सबसे ज्यादा नदी का विकास हुआ। उसके अलावा पूर्वी तटीय मैदान और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है। इन क्षेत्रों के मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। यानी कि जहां पर भी नदी डेल्टा का विकास होता है, उन सब जगहों पर ना ये सब चीजों का क्या होता है, ठीक है बाबू? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? कि भारत नदियों का देश है और नदी और विभिन्न भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, जिसमें उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र हो गया, पूर्वी तटीय मैदान, और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है। इन क्षेत्रों के मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। चूंकि नदी का जो किनारा होता है, आपको कल भी बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से नदी के बगल बगल में पाया जाता है। तो नदी का जो किनारा है ना, वहां पर गहन कृषि होता है, यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र वो होता है। तो इसलिए वहां पे ज्यादा खेती होता है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब बाबू, आप लोगों को हम एक टॉपिक बताते हैं जिसका नाम है जल क्रांतता। ठीक है ना? अब आप लोगों को एक टॉपिक बताते हैं जिसका नाम क्या है, जल क्रांतता। तो जल क्रांतता के बारे में हम आपको बताते हैं।
ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताते हैं जल क्रांतता के बारे में। किसके बारे में? जल क्रांतता। जल क्रांतता। जल क्रांतता है क्या? सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए। आप लोग ये बताइए कि अगर कहीं पर कोई फसल लगा हुआ है और अगर खूब पानी दे, बार बार उसका सिंचाई करें, या फिर नदी का पानी अगर बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है ना, तो क्या वो फसल रहेगा कि बर्बाद हो जाएगा? बताओ बाबू, बताइए जल्दी से। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं वाटर लॉगिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? वाटर लॉगिंग। आप लोग जैसे देखते होंगे कि नदी का पानी अगर मान लिया जाए कि बहुत ज्यादा आ गया, आप सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए। गेहूं का फसल होता है ना, गेहूं का। अब गेहूं के फसल को बहुत कम पानी की जरूरत होती है, बहुत थोड़े पानी में गेहूं का फसल हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसको पानी दिया जाए तो क्या होगा? वो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, फिर वहां पर फसल होगा ही नहीं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई भी चीज को, कोई भी फसल को अगर बहुत ज्यादा पानी दिया जाए, जैसे धान हो गया, तो धान तो बहुत ज्यादा पानी में होता है। लेकिन अगर कोई कोई फसल ऐसा होता है जिसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, अगर उसको बहुत ज्यादा पानी दिया जाए तो वो फसल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो अगर कहीं पर अत्यधिक पानी आता है, अत्यधिक नदी का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है, अत्यधिक सिंचाई, मतलब जितना सिंचाई का जरूरत है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई अगर उसको मिल रहा है, उसके कारण मिट्टी में नमी का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मिट्टी में नमी का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मिट्टी में लवणीय गुण, क्षारीय गुण, ये सब बढ़ जाता है। उसी को जल क्रांतता कहते हैं। ठीक है ना। अगर जल क्रांतता बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर किसी जगह पर लगातार जल जमाव हो रहा है, जल अगर कहीं पर बहुत ज्यादा जम रहा है, जैसे कोई खेत है, कोई खेत में खाली पानी जमल है, ठीक है ना, पानी उस खेत में से निकल ही नहीं रहा है, तो उस मिट्टी का उर्वरा शक्ति घट जाएगा। ठीक है ना, उस मिट्टी का क्या होगा? उर्वरा शक्ति घट जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा पानी जमा है तो फिर वहां का उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगा। उसके अलावा मिट्टी अपरदन होता है। अगर लगातार पानी जमा हुआ रहेगा तो वहां का मिट्टी एकदम क्या हो जाएगा? गिलगिला हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी एकदम, मतलब कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा धारा आएगा तो वो मिट्टी वहां से बह जाएगा। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषित हो जाएगा। तो इसलिए जल क्रांतता बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए कि जल क्रांतता क्या है, तो सीधे आप लोग उसके बारे में एक लाइन में आप लोग लिख सकते हैं। ये जल क्रांतता के बारे में, जल क्रांतता के बारे में लिख सकते हैं कि किसी भी निश्चित स्थान पर, कोई भी एक निश्चित स्थान पर अत्यधिक जल प्रवाहित करने अथवा अत्यधिक सिंचाई से आवश्यकता से अधिक मिट्टी में नमी आ जाती है। इस परिस्थिति में मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, उसे ही जल क्रांतता कहते हैं। हम आपको क्या बताएं, अगर कोई जगह है, ठीक है ना, कहीं पर भी, किसी भी खेत में, कोई मान लिया कि बहुत बड़े एरिया में अगर लगातार जल का जमाव आ रहा है, लगातार अगर पानी जम रहा है, ठीक है ना, लगातार अगर पानी जम रहा है, तो अत्यधिक मिट्टी में नमी आ जाता है, मिट्टी में ना बहुत अधिक नमी आ जाता है, और ऐसी परिस्थिति में मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल क्रांतता कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मिट्टी अपरदन में इसकी भूमिका क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि जल क्रांतता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगती है। जल क्रांतता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अभी आपको बताया कि अगर लगातार पानी जमा रहेगा किसी खेत में, किसी जगह पर, तो वो उसका उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो उसी को जल क्रांतता कहेंगे। तो जल क्रांतता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है? समाप्त हो जाती है। खनिज आधारित उद्योगों में चूना, पत्थर, खड़िया आदि के पिसने से भूमि पर जो परत बनती है उसे मिट्टी अपरदन होता है। अब उर्वरा शक्ति समाप्त होगा, आप उसमें कुछ मिलाइएगा, चूना, पत्थर, ये सब मिलाया जाता है, चूना का पानी मिलाया जाता है उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो फिर मिट्टी अपरदन होगा। और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों भी भूमि और जल दोनों को प्रदूषित और अपरदन का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों कि जल क्रांतता क्या है, तो ये बताइएगा। मृदा अपरदन में क्या भूमिका है, तो फिर आप लोग ये नीचे वाला साथ में बताइएगा। अगर सिर्फ आए कि जल क्रांतता किसे कहते हैं, तो फिर सिर्फ आप लोग यहां तक ही लिखिए। अगर दोनों साथ में आए तब आप लोग यहां तक जा सकते हैं। ठीक है ना। सर, एग्जाम तैयारी के लिए वीडियो बनाइए। अच्छा, कॉमन टॉपिक वीडियो देखते हैं, बनाते हैं कॉमन टॉपिक वीडियो। बाकी तो सिलेबस आप लोग का चल ही रहा है, कॉमन टॉपिक वीडियो हम आप लोगों को दे देंगे। ठीक है ना। चलिए, हाँ, अब प्यारे बच्चों आप ये समझ गए। अब आप लोग ये समझिए, थोड़ा सा बताते हैं कि पशुधन के बारे में। पशुधन। अब पशुधन में दूध देने वाला जानवर जो होता है मुख्य रूप से होता है गाय और भैंस। ठीक है ना। हालांकि बकरी ये सबको भी लोग दूध के लिए पालते हैं, लेकिन बकरी ये सब ज्यादा दूध नहीं करता है। मुख्य रूप से लोग दूध के लिए ये गाय को देखते हैं, भैंस को देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर जानवर है, गाय भैंस है, तो भारत में है। पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर गाय भैंस कहीं है तो कहां है जानते हैं? भारत में है। लेकिन फिर भी भारत जो है वह पशुधन के मामले में सबसे पीछे है। इसका कारण क्या है, आप लोग बताइए। इसका क्या कारण है जानते हैं? इसका कारण है कि भारत में पहली बात तो कि चारागाह की कमी है। गायों को, यहाँ भैंसों को, यानी कि जो पशु हैं उनको बढ़िया से चारा नहीं मिल पाता है। दूसरा बात कि यहाँ के जो नस्ल है ना, वो ऐसा नस्ल है कि खिलाइए खूब और दूध देगा बड़ा थोड़ा सा। ठीक है ना। जिसको आप लोग मगही गाय कहते हैं, देसी गाय कहते हैं, और पहाड़ी गाय, ये सब गाय ऐसा है कि इसको खूब खिलाइए, एकदम ठूस ठूस कर खिलाइए, और शाम के 1 लीटर 2 लीटर से ज्यादा दूध नहीं करेगा। ठीक है। वहीं आप अगर जर्सी गाय देख लीजिए, साहीवाल गाय देख लीजिए, तो ये सब गाय है ना कि खाएगा कम और दूध देगा ज्यादा, या फिर ज्यादा अगर खाएगा तो दूध भी ज्यादा देगा। तो
ऐसा ही होता है प्यारे बच्चों कि भारत में ना इस प्रकार की नस्ल है कि यहाँ पशुधन के मामले में भारत बहुत आगे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मतलब कि गाय भैंस का जो उत्तम क्वालिटी है, जो नस्लें ज्यादा दूध करती है, उस सब का कमी है, ठीक है ना। तो इसलिए हाँ, नस्ल की कमी है, सबसे बड़ा चीज यही है कि नस्ल की कमी है, ठीक है ना। तो यहाँ के अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान नगण्य है, न के बराबर है। वही अगर विदेश में जाइए तो पशुधन का स्थान अर्थव्यवस्था में भी शामिल होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भारत में क्या है ना कि अच्छे नस्ल के गाय भैंस की जरूरत है कि ताकि जो दूध अच्छा करे, ताकि यहाँ के लोग उस पर निर्भर रह सके। विदेश में जाइए, लोग गाय भैंस पाल करके बहुत रुपया कमाते हैं, लेकिन भारत में गाय भैंस पाले वाला बेचारा दिन भर रोते रहता है, कहेगा कि 1 रुपया की बचत ना हो, पानी भी मिलाकर दूध बेच देता है, फिर भी बचत नहीं होता है बेचारे का, ठीक है ना। तो यही दिक्कत है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है कि भारत में अत्यधिक पशुधन है, इसके बाद भी इसका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में नगण्य है, ऐसा क्यों, ठीक है ना। इसका स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था में नगण्य है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसी के बारे में लिख देंगे, हम लोग प्यारे बच्चे उसी के, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है। अत्यधिक पशुधन है फिर भी योगदान जो है वो नगण्य है, ऐसा क्यों होता है। तो लिखेंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। भारत में लोग ना खेती ज्यादा करते हैं, कृषि ही यहाँ का अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। वैसे तो भारत पशुधन मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। अगर पशुधन के मामले में बात किया जाए तो विश्व के सबसे अगला देश जो है ना वो भारत है, लेकिन अस्थायी चारागाह का कमी है। यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई अस्थायी चारागाह बनाया गया है। बाकी विदेश में चले जाइए, सरकार के द्वारा चारागाह कई एकड़ में बनाया जाता है कि भाई सब लोगों का गाय भैंस यहीं पे आकर के क्या होगा, चरेगा। लेकिन भारत में चारागाह आपको नहीं मिलेगा। भारत में लोग अपना ही खेत खलिहान जो होता है उसमें गाय भैंस को चराने का काम करते हैं, ठीक है ना। बहुत कम भूमि है और पशुओं के लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा उपलब्ध न होने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारी देश की गाय अथवा भैंस की नस्लें बहुत कम दूध देती है। हमारे यहाँ की जो नस्लें हैं वो बहुत कम दूध देती है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। विदेशों में इन पशुओं की नस्लें अधिक दूध देती है। विदेश में चले जाइए तो वहाँ का पशु जो है वो अधिक दूध देता है तथा इसका रख रखाव हमारे देश की अपेक्षा विदेशों में अच्छी होती है। हमारे देश में गाय भैंस का रख रखाव भी बड़ा खराब स्थिति में है। गाय को तो लोग ठीक ठाक भी रखते हैं, भैंस को देखिएगा कि पूरा गोबर है, कीचड़ है, उसमें गाय भैंस सब बैठा हुआ है। भैंस को एकदम लेटल पोटल एकदम पूरा रह रहा है, मट्टी से पूरा एकदम लेट पोट के एकदम मतलब एकदम उसका स्थिति खराब है। लेकिन भारत में लोग वैसे ही रहते हैं और अपने गाय भैंस को लोग भी वैसे ही रखते हैं। लेकिन विदेशों में ना गाय भैंस का रख रखाव बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हाँ, तो बहुत कम दूध और अत्यधिक भोजन या चारा देने से, क्योंकि भारत में क्या है कि भोजन कम है, ये सॉरी अत्यधिक चारा है, खाएगा ज्यादा और दूध कम करेगा, ठीक है ना। इसलिए भारतीय कृषक कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो गाय भैंस पालने वाले जो ये मालिक हैं, किसान हैं, वो ज्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पाते हैं और नहीं ज्यादा वो कमाई कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। खास करके भैंस का तो मत पूछिए, भैंस तो एकदम भाई और खूब खाएगा, उसको खिलाते रहिए, थकवे नहीं करेगा। और शाम को बैठिए 2 लीटर दूध करेगा। अरे 2 लीटर दूध का 100 रुपया खाएगा, 200 रुपया का। यहाँ का किसान बेचारा कैसे पनप पाएगा, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। देखिए बच्चे लिख रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हाँ ठीक है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। चलिए, और अब सबसे एक लास्ट टॉपिक बच गया है, खादर और बांगर। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं। एकदम सिंपल है, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। एकदम एक लाइन का परिभाषा, ठीक है ना। नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और जो पुराने जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। तो जो नया जलोढ़ मिट्टी है इसमें मिट्टी के महीन कण पाए जाते हैं जो बालू और मृत्तिका का मिश्रण होता है। यानी कि नदियों के द्वारा जो बहा करके लाई जाने वाली मिट्टी है जिसमें बालू और मृत्तिका का, बालू और रेत मिट्टी का, ये सब का मिश्रण होता है। और ये जो खादर है ना काफी ज्यादा उपजाऊ होता है और मुख्य रूप से नदियों के अगल बगल वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि खादर किसे कहते हैं तो सीधे खादर कहने का मतलब कि बिना खाद दिए हुए बढ़िया फसल हो जाए उसको खादर, ठीक है ना। बिना खाद दिए हुए बढ़िया फसल हो जाए उसको क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। तो वैसा फसल कहां होगा, नदी के किनारे में। तो सीधे लिखिएगा कि नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है और ये नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। और अगर पूछे कि बांगर किसे कहते हैं तो बताइएगा कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं और इसमें कंकड़ और बंजरी की मात्रा होती है, ठीक है ना। इसमें कंकड़ ये सब का मात्रा होता है और ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है, मतलब ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है और यह नदी के दूरवर्ती इलाके में पाया जाता है। यानी कि नदी के बगल में जो इलाका है वहां खादर और नदी के जो दूर इलाका है वहां बांगर। यानी कि नदी के जो बगल वाला इलाका है वहां मिट्टी उपजाऊ होगा और नदी के जो दूर वाला इलाका है तो वहां पर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगा। तो खादर और बांगर बस यही है बाबू,
ठीक है ना, यही है खादर और बांगर, इसको अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो खादर और बांगर आप लोग समझ गए होंगे, बस एक लाइन में याद रखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर उपजाऊ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बांगर जो है वो उपजाऊ मिट्टी नहीं होता है। खादर जो है वो नदी के समीपवर्ती इलाकों में पाया जाता है, जबकि बांगर जो है वो नदी से दूर पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। हाँ, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, कहानी खत्म। ठीक है ना, तो ये प्यारे बच्चे आप लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, पूरा खत्म। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों को बना करके भेजना है होमवर्क के तौर पर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के तौर पे आप लोगों को बना करके भेजना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे बना करके भेजना है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एकदम हल्का हल्का चीज है। जैसे मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता ही है कि मिट्टी 6 प्रकार का होता है। काजू की खेती किस मिट्टी में होता है, आपको पता है, लेटेराइट मिट्टी में होता है। तो इस तरीके से करके हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। कितना क्वेश्चन है? 22-23 क्वेश्चन है। 22-23 क्वेश्चन है। आज शाम से पहले आप लोग इन सभी क्वेश्चन को बना करके भेज दीजिएगा, और जब हम इस चैप्टर का नोट्स देंगे तो नोट्स में हम ये सभी आंसर के साथ आप लोगों को दे देंगे, ताकि आप लोग मिला भी लें। ठीक है ना, तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है 6207391011। इस नंबर पे आप लोग बाबू भेज दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ होमवर्क आप लोगों को हम दे रहे हैं। जैसे आप लोग को हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये सब क्वेश्चन है, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सब क्वेश्चन है होमवर्क में। 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका होमवर्क है। ये सभी क्वेश्चन क्या है? होमवर्क है। आप लोगों को ये क्वेश्चन कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपके पैनल पीडीएफ में, टॉपर बैच के अंदर में, जहां पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यहीं पे पीडीएफ अभी अपलोड होगा और यहीं पे से आप लोग बना करके हमें भेज दीजिएगा। आज शाम से पहले आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है ना, आज शाम से चेक नहीं करते हैं, हे भगवान, चेक नहीं करते हैं तो मंगाते हैं क्या इसको देखने के लिए? हैं? ठीक है ना बाबू, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है ना, और बना करके भेजिएगा भी। ठीक है, हाँ। तो आज का क्लास ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि कारण मैं आपको शुरू में बता दिया। हालांकि चैप्टर ये पूरा समाप्त हो गया है। अब कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है ना, अब कल से आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा, उसको आप लोग ना कल से देखने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो कल से आपका जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसको आप लोग देखिएगा। इसके बाद वाला चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज का क्लास थोड़ा छोटा ही है, लेकिन होमवर्क आप लोग को मिला है, इस होमवर्क को आप लोगों को बना करके भेज देना है। ठीक है ना, हाँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।